सीड इज द मॉडिफिकेशन ऑफ, जैसा कि हमने चैप्टर में देखा था पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, हमने देखा कि जो कंप्लीट ओवरी होती है वो मॉडिफाइड हो जाती है इनटू द फ्रूट एंड द ओव्यूल प्रेजेंट इन इट इज मॉडिफाइड इनटू द सीड. सो द सीड इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ ओव्यूल basically. Seed is the modification of ovule and the integuments present around the ovule, it is converted into the seed coat. So the correct answer over here is the B, that is the ovule. Next, grafting in monocot plants is not possible because they have, monocot plants में grafting possible नहीं है. क्यों नहीं है? Let's see the options. Parallel venation, or we can say they have only one cotyledon. This is true that they have only one cotyledon, so this is not the correct option. Have cambium, this is also not the correct option. And the last one, they have the scattered vascular bundle. Monocot का एक characteristic feature होता है, that is they have the scattered vascular bundle. हम ये कहते हैं कि grafting के लिए एक condition necessary होती है, जैसा कि grafting के लिए दो stem हम लेते हैं, one is rooted and the other one is the above रूटेड स्टेम. एक तो हम रूटेड स्टेम लेंगे और एक को हम अबव रूटेड स्टेम लेंगे. ये फ्रॉम डिफरेंट प्लांट, दिस वन फ्रॉम द डिफरेंट प्लांट. अब इन दोनों प्लांट्स को हम कट करते हैं इन अ स्लांट वे. एक स्लांट वे से हम लोग कट करते हैं इस तरीके से, और फिर इसको हम दो स्टेम्स को हम लाइगेट कर देते हैं. अब लाइगेट करते टाइम हम इसे लाइगेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड, स्ट्रिंग्स, पॉलिथीन बैग्स एटसेट्रा. नाउ अब लाइगेट करते टाइम हमें देखना होता है, ये कंडीशन नेसेसरी होती है कि इन दोनों का जो कैम्बियम होगा, जो दो स्टेम्स हमने लिए हैं, इन दोनों की जो कैम्बियम रिंग है वो एक दूसरे पर ओवरलैप करे. कैम्बियम रिंग ओवरलैप होते ही जो वस्कुलर बंडल्स होंगे वो ओवरलैप होंगे, और ओवरलैप होते ही उसका जो ट्रांसपोर्टेशन है थ्रू द वस्कुलर बंडल्स वो पॉसिबल हो जाएगा. बट इन केस ऑफ मोनोकॉट्स, वस्कुलर बंडल्स जो होते हैं एक सर्कुलर मैनर में अरेंज नहीं होते हैं, एक प्रॉपर मैनर में अरेंज नहीं होते हैं, वो स्कैटर्ड होते हैं. एंड बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड vascular bundles, they won't, the vascular bundles from both the plants, they won't overlap. एक में कुछ इस तरीके से हैं, एक में कुछ इस तरीके से हैं, तो वो कंप्लीटली ओवरलैप नहीं करेंगे. एक का कैम्बियम और वी कैन से एक का वस्कुलर बंडल दूसरे प्लांट के वस्कुलर, दूसरे प्लांट के स्टेम के वस्कुलर बंडल से ओवरलैप नहीं करेगा. और क्योंकि वो ओवरलैप नहीं करेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है. वस्कुलर बंडल्स के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मिनरल्स, वाटर एंड फूड पॉसिबल नहीं है, और इसी वजह से ग्राफ्टिंग जो होती है पॉसिबल, ग्राफ्टिंग इज इन मोनोकॉट प्लांट इज नॉट पॉसिबल. मोनोकॉट प्लांट में ग्राफ्टिंग पॉसिबल नहीं होती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ स्कैटर्ड वस्कुलर बंडल्स. नेक्स्ट, in plants the developing embryo is nourished by endospermic tissues its cells consist of. जैसा कि हमने डबल फर्टिलाइजेशन में देखा था कि जो ओव्यूल होता है उसके पास एग एपरेटस होता है, चैल्जल एंड पे एंटीपोडल सेल्स होते हैं, माइक्रोपाइलर एंड पे एग एपरेटस होता है, इन विच द सेंटर सेल इज द एग एंड इन बिटवीन द ओव्यूल द in between the ovule two polar nuclei is present, or we can say the central cell is present. So this one is the polar nuclei and this one is the egg, and this complete is the egg apparatus. This one is the complete egg apparatus which contains egg in between the two synergid cells. Now the male gamete which is coming through the pollen tube, they enters into the ovule, and now one of the male gamete fuses with the egg and the other fuses with the polar nuclei. एक तो fuse करेगा with egg, this one is egg and this one is the male gamete, जिससे बनेगा zygote, and the other cell fuses and the other male gamete fuses with the polar nuclei. This one is polar nuclei which fuses with the male gamete to form the endosperm. अब polar nuclei जो था 2n in number था, that is it contains 2 nuclei, hence as a result of this fertilization we got triploid endosperm. This is the endosperm. So in plants this zygote, in plant the developing embryo, this zygote after cleavage converts into the embryo.
So in plants, the embryo is nourished by the endospermic. This is what? This is the endosperm. This later develops into the endosperm. This will form the embryo and this will form the endosperm. The embryo is nourished by the endospermic tissues. Its cells consist of, now the ploidy over here is, we can see it is triploid in nature. So it contains 3 genome, or we can say the endosperm contains 3 genome. That's why we call it as triple fusion. इसे हम triple fusion. This reaction, this fusion is also known as triple fusion. On the other hand, the formation of zygote is known as syngamy, and the formation of endosperm is known as triple fusion, and the complete process is known as double fertilization. So the endosperm over here is triploid in nature. So the correct option over here is C. Next, one of the following is not associated with the gametogenesis. We know what is gametogenesis. That is the process of formation of gametes. In case of male, the gametogenesis is known as spermatogenesis, and in case of female, we call it as oogenesis. This is the terms given in case of humans. In case of plants, but here they are talking about the humans only. So let's take the reproduction, or we can say the gametogenesis in humans. Gametogenesis, that is the formation of gametes. Formation of gamete, female gamete is known as ova. So formation of ova is gametogenesis. Formation of sperm is gametogenesis. This event is known as spermatogenesis. This event is known as oogenesis. Change of spermatids to spermatozoa. This is one of the event occurs during the spermatogenesis. Spermatogenesis की जो process होती है उसमें एक event ये भी होता है, that is spermiogenesis, that is conversion of spermatid into the spermatozoa. जो spermatid होते हैं वो convert हो जाते हैं into the spermatozoa. This process known as spermiogenesis. ये spermatogenesis का एक event होता है. And the last option, release of ova, which is known as ovulation. This is not occur, or this won't take place during the gametogenesis. Gametogenesis के time पर ये event नहीं होता है. This event takes place during the menstrual cycle. So this one is the odd one out. So the event which is not present or which is not associated with the gametogenesis is the D option, that is the release of ova. Next question. Asexual reproduction takes place through budding in yeast. This we have seen in the previous question also, that in case of yeast, amoeba is reproduces through binary fission, plasmodium through multiple fission, and leishmania through again binary fission, and budding takes place in yeast. So the correct option over here is B. Next, which of the following is not a part of the female reproductive system in human beings? We know that female reproductive system consists of primary sex organ, that is ovaries, and the secondary sex organs, which consists of fallopian tube, uterus, cervix, and vagina. So let's check out the option. Ovary is a primary sex organ which is present in female. We call it as primary sex organ because it is responsible for the formation of gamete as well as for the secretion of hormone called testosterone and progesterone. Next, vas deferens. This is a type of duct which is present in case of male. Then uterus, it is again a part of female reproductive system. Fallopian tube, it is again one of the part of female reproductive system. So the correct answer over here is the B, that is the vas deferens, which is a duct present in the male reproductive system. Next question. The anther contains, we have seen anther, flower contains male and female reproductive system. Male reproductive system is known as stamen. Stamen consists of, or it is made up of two parts. This is what? This is stamen. We have seen this in the previous question also. This is anther and this is filament. ये filament होता है. Next, this anther is responsible, or it contains pollen grain in it. It is the site where pollen grain, or we can say the microsporogenesis occur. Microsporogenesis, that is the process of formation of microspore, that is pollen grain only. Pollen grain का जो formation होता है, ये process कहाँ पे होती है? ये anther में ही होती है. Anther का structure हमने देख लिया था, वो कुछ microspore कुछ इस तरीके का होता है जब हमने इसका TS देखा था, और यहाँ पर माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होता है, और माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर ही
माइक्रोस्पोर्स या पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. So this anther is responsible. This is what? This is the TS of anther only. So anther contains pollen grain in it. So the correct answer over here is the D option, that is the pollen grain. Next, morphologically and genetically similar organism is called, morphologically that is structurally, genetically that is in case of genetic material. The organisms which is produced is, they will be genetically similar as well as morphologically similar. That means they must have been obtained from the same parent. वो same parent से ही obtain हुए हैं. मतलब it is uniparental. ये जो प्रोसेस हमें मिली, जो ऑर्गेनिजम्स मिले हैं वो एक सिंगल पेरेंट से ही मिले हैं और ये जो प्रोसेस है यूनिपेरेंटल है. एज अ रिजल्ट ऑफ विच द ऑर्गेनिजम्स वी विल गॉट इज नोन एज क्लोन. तो उन्हें हम क्लोन्स कहते हैं. क्लोन्स की डेफिनेशन ही ये होती है, द ऑर्गेनिजम्स व्हिच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिंगल पेरेंट एंड हैंस दे विल बी मॉर्फोलॉजिकली एंड जेनेटिकली सिमिलर. वो जेनेटिकली भी सिमिलर होंगे और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे क्योंकि उसके प्रोडक्शन में दो पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे, मेल और फीमेल इन्वॉल्व नहीं थे, सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व था, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनिजम्स हमें मिले हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल कॉपी होंगे टू देयर पेरेंट एज वेल एज टू विथ ईच अदर. वो एक दूसरे से भी आइडेंटिकल कॉपी होंगे और अपने पेरेंट से भी आइडेंटिकल कॉपी होंगे. सो दैट प्रोसेस एंड दैट फिनोमिना इज नोन एज क्लोन and this complete process known as cloning. So this is the organism known as clone. Correct answer over here is A. Next, which one of these is diploid in nature? We know that gametogenesis, after gametogenesis the gametes form will be haploid in nature. जो gamete form होते हैं that is in case of male, sperm जो होता है, sperm is the male gamete which is haploid in nature. Egg which is the female gamete which is again haploid in nature. Now these male gamete and female gamete fuses to form the diploid zygote. So pollen grain, it is the male gamete in case of flower. Ova, it is the female gamete in case of human. So this is again haploid in nature. Male gamete, as we have seen, haploid in nature. Now male gamete and female gamete fuses to form the zygote and that zygote forms as a result of fertilization is diploid in nature. So zygote over here is diploid in nature. So the correct answer over here is the D one. Next question. The anther contains, the repeated question, anther contains pollen grain in it. Correct answer is the D. Next question. Pollination in maize held by. We know that pollination is the process in which pollen grain transfer from the anther to the stigma. Now this transfer can be in between the same flower of the same plant, or we can say in between, this can also be in between the different flower of the same plant or between the different flower of the different plant. दोनों different flower भी हो सकते हैं, same plant के दोनों different flower हो सकते हैं different plants के. तो pollination किसी भी way में हो सकता है, but जो यहाँ पे agents होंगे, अब यहाँ पर पूछा जा रहा है maize के concern में, maize के concern में जो agent होगा, जो pollen को कैरी करेगा, वो कौन सा एजेंट होगा? मतलब जो पॉलिनेशन यहाँ पे हो रहा है वो विंड के थ्रू हो रहा है, वो एयर के थ्रू हो रहा है, वो वाटर के थ्रू हो रहा है, वो इंसेक्ट्स के थ्रू हो रहा है, एटसेट्रा एटसेट्रा. तो किसकी वजह से, किसके थ्रू यहाँ पे पॉलिनेशन हमें देखने को मिलता है? तो इन केस ऑफ मेज पॉलिनेशन अकर्स थ्रू द एयर. एयर के थ्रू हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है क्योंकि इसके जो पोलन ग्रेन्स होते हैं बहुत ज्यादा लाइट होते हैं और वो इजीली कैरी हो जाते हैं थ्रू विंड. So the correct answer over here is C. Which of the following organ in human male is called the thermoregulator? What is thermoregulator? Thermo means temperature, regulator that regulates. The organ which regulates the temperature in male. So what is that organ or which is that organ? First option is vas deferens, which is duct. It is a type of duct which is present in human male reproductive system. It helps in the conduction of sperm, that is the male gamete. Ejaculatory duct is one of the duct. It also performs the same function performed by the vas deferens. Next is the scrotum. We have seen that scrotum is a pouch-like structure which is present outside the human male body. And the testis is present in this pouch-like structure. Why? What is the difference? What is the reason behind this? Because in testes sperm formation takes place, that is spermatogenesis takes place. Now this sperm formation requires 1 to 3 degrees Celsius less
टेम्परेचर देन द नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। जितना नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर होता है उससे 1 से 3 डिग्री जो टेम्परेचर होता है वो कम चाहिए होता है, यही फेवर करता है स्पर्म के फॉर्मेशन को, इसलिए टेस्टिस स्क्रोटम में प्रेजेंट होती है। तो ये तो एक फंक्शन हुआ विच इज परफॉर्म बाय द स्क्रोटम। नाउ दिस स्क्रोटम इज ऑल्सो contains some special type of muscles। स्क्रोटम में एक स्पेशल टाइप ऑफ मसल्स प्रेजेंट होती है। मसल्स का काम क्या होता है, इनकी प्रॉपर्टी होती है कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। अभी जो मसल्स स्क्रोटम पे प्रेजेंट हैं, अगर सपोज कीजिए बाहर का टेम्परेचर हाई है, दिस इज द आउटसाइड द ह्यूमन मेल बॉडी, ह्यूमन मेल बॉडी के बाहर अगर टेम्परेचर हाई है तो ये जो मसल्स होंगी ये रिलैक्सेशन करेंगी, ये रिलैक्स होंगी। रिलैक्सेशन की वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज होगा और जो टेम्परेचर होता है वो डिक्रीज हो जाएगा। ऑन द अदर हैंड अगर बाहर का टेम्परेचर लो है, अगर कोल्ड कंडीशन है, टेम्परेचर कम है, तो ये जो मसल्स होंगी ये कॉन्ट्रैक्ट होंगी। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से सरफेस एरिया यहाँ पर डिक्रीज होगा और जो टेम्परेचर होगा वो यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से this scrotum works or it acts as a thermoregulator। ये टेम्परेचर को रेगुलेट करती हैं, इसलिए हम इसे थर्मोरेगुलेटर भी कहते हैं। On the other hand, Cowper's gland is the gland and its secretion helps in the lubrication of urethra and it also decreases the acidity of the urethra, reduces the acidity of urethra. So this is the function performed by the Cowper's gland. So the thermoregulator, so the correct answer over here is the C, that is the scrotum. Next, which of the following method is used for vegetative propagation of sugarcane? For sugarcane, the vegetative propagation which is required or which we have to follow is the grafting, because this plant sugarcane is a long straight plant and it consists of hard stem which contains nodes in it. So the process which we use for vegetative propagation in case of sugarcane is the grafting, in which we combine the stems from the two different plants in order to get the desired characteristics or to get the desired characters in the same plant। दो plant के stem को हम लोग ligate करते हैं, उन्हें stick करते हैं with the help of some tools, जिसकी वजह से जो दोनों plant के characters होंगे वो एक single plant में हमें देखने को मिलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन के अंदर करवाते हैं। आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन इज नॉट अकर इन शुगरकेन, बडिंग टेक्स प्लेस इन हाइड्रा और ईस्ट, टिश्यू कल्चर डज नॉट टेक्स प्लेस इन शुगरकेन। शुगरकेन के केस में हम टिश्यू कल्चर नहीं करवाते हैं। सो द बेस्ट मेथड, द एप्रोप्रिएट मेथड विच अकर्स इन केस ऑफ शुगरकेन इज द ए ऑप्शन, दैट इज ग्राफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। We know what is unisexual flower, which contains either male gamete or female gamete। या तो उसमें male gamete ही होगा या फिर female gamete ही होगा। So the unisexual example of unisexual flower over here is the papaya। Papaya is the unisexual flower. Next, the process by which the plant embryo develops into seedling under appropriate condition। ऐसी प्रोसेस जिसमें जो प्लांट एम्ब्रियो है वो एक सीडलिंग में कन्वर्ट हो जाता है। ये कब होगा, जब ये जो सीड है, ये जो एम्ब्रियो है, ये जर्मिनेट करे, मतलब इसमें रूट का प्रोडक्शन, इसमें शूट का प्रोडक्शन भी होना स्टार्ट हो जाए, इसमें रूट का प्रोडक्शन भी स्टार्ट हो जाए। हम कहते हैं कि जो सीड होता है उसमें कॉटिलेडन प्रेजेंट होता है और कॉटिलेडन का अपर वाला पार्ट प्लूम्यूल कहलाता है और कॉटिलेडन का नीचे वाला पार्ट रेडिकल कहलाता है। दिस इज रेडिकल, दिस इज प्लूम्यूल। दिस लेटर forms the root and this plumule later forms the shoot। So this process of formation of root or the emergence of root as well as shoot is known as germination। उस प्रोसेस को हम germination कहते हैं। रिप्रोडक्शन नहीं होगा, रिप्रोडक्शन में तो हम नंबर इंक्रीज करते हैं। This is the natural phenomena, fertilization in which male and female gamete fuses and the plantation in which we transfer the plant as the seedling from the nursery to the agricultural land, or we can say plantation is sowing the seeds and then growing it and then allowing it to grow। Germination is the process in which the seed or the embryo develops into the seedling, or we can say the sapling। वो एक seedling में और sapling में convert हो जाता है। So the correct answer over here is A option।
Next, the technique that is used to grow ornamental plant from one parent is known as tissue culture, vegetative propagation, hybrid और budding. हम कह रहे हैं एक parent से जब ऑर्नामेंटल प्लांट्स हम लोग प्रोड्यूस करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? वी कॉल इट दिस प्रोसेस एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन, क्योंकि हम उसके वेजिटेटिव पार्ट से न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन करते हैं. सो दैट प्रोसेस इज नोन एज वेजिटेटिव प्रोपगेशन. सी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट, बडिंग टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इज फाउंड इन. बडिंग टाइप का जो रिप्रोडक्शन होता है वो प्लांट के केस में हमें किसमें देखने को मिलता है? सो करेक्ट आंसर ओवर हियर इज ब्रायोफाइलम. हमने देखा था ब्रायोफाइलम की मार्जिन्स पे बर्ड्स प्रोड्यूस हो जाती है और वो जो बर्ड्स होती हैं लेटर डेवलप हो जाती हैं इनटू द न्यू प्लांट. वो डेवलप हो जाएंगी इनटू न्यू इंडिविजुअल प्लांट्स में. जैसे ही वो ग्राउंड पे गिरेंगी तो वो जर्मिनेट होंगी और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन करेंगी. नेक्स्ट, करेक्ट आंसर ओवर हियर इज द बी. नेक्स्ट, in most mammals testes are situated outside the abdominal cavity because अभी हमने समझा है कि क्यों प्रेजेंट होती हैं, क्योंकि स्पर्म फॉर्मेशन के लिए लोअर टेम्परेचर चाहिए होता है. मोर नंबर ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन स्क्रोटल सैक. लॉन्गिटिविटी ऑफ स्पर्म इज एनहांस्ड. स्पर्म इन स्क्रोटल सैक रिक्वायर्स लेसर टेम्परेचर फॉर द एफिशिएंट फर्टिलाइजेशन. स्पर्म इन स्क्रोटल सैक एंड बिगर. So C option is correct. That is the sperm in scrotal sac requires lesser temperature for efficient fertilization. Fertilization के लिए भी efficient lesser temperature चाहिए होता है और sperm formation के लिए भी lesser temperature चाहिए होता है. So the correct answer over here is C. Next, pollen grain of a plant. There is a plant in which the chromosome number is 28. एक plant है जिसका chromosomes number 28 है. आर कल्चर्ड, तो उसके पोलन ग्रेन्स यानी कि जो मेल गैमीट बना है, प्लांट है, उसके पास 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं. जब इसमें पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन हुआ, पोलन ग्रेन दैट इज अ मेल गैमीट, तो जो पोलन ग्रेन यहाँ पे फॉर्म होंगे वो कैसे होंगे? वो हैप्लॉइड इन नेचर होंगे. ये तो था 2n. अब जब हम इससे n पर आ गए तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स कितने रह गए? यहाँ पे 14 रह गए. पूरे प्लांट में तो 28 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है which is equals to the 2n. So when pollen grains are formed, जब pollen grains form होंगे that is pollen grains are haploid in nature, तो n will be equal to 14. Now this pollen grain, ये जो pollen grains बने हैं इनको हम कल्चर कराएंगे to form the callus. callus बनाने के लिए, अब callus क्या होता है? It is an unorganized and undifferentiated mass of cells. एक pollen grain डिवाइड होगा और वो एक undifferentiated mass of cells बना लेगा. बट यहाँ पर क्या हुआ था? यहाँ पर मियोसिस हुआ था, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है उसमें मियोसिस इवेंट हमें देखने को मिलता है. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में मियोसिस होता है, इसलिए क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाते हैं. बट जब व्हेन दिस पोलन ग्रेन इट विल डिवाइड टू फॉर्म द कैलस, दैट इज अ ग्रुप ऑफ, और वी कैन से अ ग्रुप ऑफ सेल्स, अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स. जब ये पोलन ग्रेन खुद डिवाइड होता है और एक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाता है जिसे हम कैलस कहते हैं, तो यहाँ पे जो डिवीजन हमें देखने को मिलता है वो माइटोटिक डिवीजन होता है. मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ नहीं होंगे, जितने 14 पहले थे उतने ही यहाँ पे ईच एंड एवरी सेल कंटेन्स 14 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. ईच सेल कंटेन्स same number of chromosomes the present which is present in the pollen grain. pollen grain में जितने क्रोमोसोम प्रेजेंट थे वही आगे जो सेल प्रोड्यूस हुए हैं उनमें भी उतने ही क्रोमोसोम्स हमें देखने को मिलेंगे. दैट इज द सी ऑप्शन इज करेक्ट ओवर हियर. नेक्स्ट, select the odd one out from the following. We have to find the odd one out. Stigma, style and ovary. It forms the female reproductive part in flower. Stigma, topmost flower. Style, the middle one which connects the stigma with the ovary. Ovary is the basal solan part. Anther, filament and pollen. It consists of the male reproductive part in the flower. Filament ऊपर वाला part होता है. Then there is a stalk called anther, ऊपर topmost वाला part होता है. Filament is the stalk और anther contains pollen grain in it. Cotyledon, radicle and plumule. This one is also correct. Pollen, pollen tube and pellicle. Pollen सही है. Which forms pollen tube after landing on the stigma. Pellicle is the outermost wall. Pellicle क्या होती है? ये outermost wall होती है in case of protozoa. Protozoa के केस में सेल मेम्ब्रेन के ऊपर भी एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसे हम पेलिकल कहते हैं. तो यहाँ पर पेलिकल और पोलन ग्रेन का कोई कनेक्शन नहीं है. सो दिस वन इज द ऑड वन आउट ओवर हियर.
D option is correct. So these are the questions from the chapter reproduction. Next we will discuss some other chapter. Thank you.